नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK लर्निंग विजन पर। साथियों, हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण की इस अगली कड़ी के अंदर आज हम देखने वाले हैं यण संधि। यण संधि जो स्वर संधि का चौथा पार्ट है और यण संधि का नियम है और वो नियम मैं लिखता हूँ। यण संधि का नियम ये है कि ई या फिर बड़ी ई, इसके बाद अगर आपके अन्य स्वर आता है यानी कि असमान स्वर ई और ई के बाद सेम ये नहीं आना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो ये जो ई और बड़ी ई ये मिलके ये तो हो जाएगा बदल के ये में, और ये वाले जो स्वर है अन्य स्वर ये ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये है तो ये पूरा हो जाएगा, ए है तो यहाँ पे आ है तो ये यहाँ हो जाएगा ऐसे। दूसरा नियम ये है कि अगर ऊ और बड़े ऊ के बाद वापस से कोई अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आता है तो वापस से ये जो ऊ और बड़ा ऊ है ये बन जाएगा आपका व में बदल जाएगा। ठीक है, और ये जो अन्य स्वर है ये वैसा का वैसा इसके साथ जुड़ जाएगा। और लास्ट इसका नियम ये है कि अगर री के बाद में वापस से वही अगर अन्य स्वर आता है, अन्य स्वर आए तो ये री है ये बदल जाएगा आपका किसमें, र में। ठीक है, और ये जो अन्य स्वर है ये ऐसा वैसा यहाँ पे चल जाएगा। ये तो हो गया इसके नियम की बात। ठीक है, और इसी नियम के अनुसार अपन ये जितने भी उदाहरण दे रखे हैं शब्दों के, इनको एक एक का अपने क्या करना है, संधि विच्छेद करके सीखना है कि यह संधि किस प्रकार से काम आने वाली है। इसको मिटा देता हूँ मैं, और पहला शब्द अपना स्टार्ट करते हैं राश्यंतरण से। ठीक है, शब्द है आपके राश्यंतरण। अब इसका संधि विच्छेद होगा आपका राशि प्लस अंतरण। ठीक है, अंतरण का मतलब बदलना होता है, जैसे कि हस्तांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है, ठीक वैसे राश्यांतरण राशि का बदलना, एक स्थान से दूसरी जगह राशियों का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ई लास्ट में और यहाँ पे क्या है ए। अब इस ई और ए के बाद ऐसा स्वर आ गया, इसलिए ई तो बन गया क्या आपका ये, और जब ये ए इसमें जुड़ेगा तो ये पूरा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये, और ये सब बन गया आपके पास रा और राश्यंतरण। ठीक है, ये इस प्रकार से बन गया पूरा। तो पहला शब्द आपका राश्यंतरण हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा शब्द। दूसरा शब्द आपके पास है गत्यवरोध। ये आपके शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है, गत्यवरोध। ये शब्द आपके सही है। ठीक है, ये शब्द शुद्धि में आता है, एक तो गत्यवरोध, अभी समझाते हैं देखो। तो इसका संधि विच्छेद होगा आपका गति प्लस अवरोध। ठीक है, यहाँ पे है छोटी ई और यहाँ पे क्या है ए, इसलिए वापस से ये मिलके क्या बनने वाले हैं ये, भाई ई तो बन जाएगी ये में। ठीक है, और ये वाला स्वर वापस इसके लग जाएगा तो ये आधा ये है, ये ए ये स्वर रहती है, और ये जैसे स्वर जुड़ेगा तो ये स्वर सही तो जाएगा, कंप्लीट ये बन जाएगा। ठीक है, और ये सब बन जाएगा गत्यवरोध, यानी कि गति का अवरोध, जिसको स्पीड ब्रेकर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, गति को रोकने वाला। ठीक है, और ये शब्द है गत्यावरोध। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गति और अवरोध की संधि हो रही है, यण संधि हो रही है, इस प्रकार से ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला उदाहरण होता है अभ्यर्थी। इसको तो सब गलत बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा। रीड अभ्यर्थी, वीडियो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि अपन गलत बोलते हैं इसलिए अपन गलत ही लिखते हैं। अपन शब्द सही पहचान नहीं पाते कि शब्द में एक्चुअल में इसकी बनावट, इसकी रचना हुई कैसे। ठीक है, देखो ये है अभ्यर्थी और इसका संधि विच्छेद होगा वापस से अभी प्लस अर्थी। यहाँ पे है ई और यहाँ पे क्या है ए, ऐसा हो रहा है तो ये हो जाएगा ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ये। इसका मैटर तो ये क्लियर हो गया।
और ये दोनों मिलके अभ्यर्थी बने गया। अब अर्थी युगल सब चलता है आपका, एक तो अर्थी ये है यानी कि चाहने वाला, और एक होता है आपके अर्थी जो शव ले जाने के लिए होता है ना, शव ले जाने की जो सैया होती है उसको क्या बोलते हैं, अर्थी। तो ये वाली दूसरी अर्थी है, ये दूसरा अर्थी है। जैसे कि लाभार्थी, लाभ इच्छा, लाभ प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। शिक्षार्थी होता है शिक्षा शिक्षा प्राप्ति की इच्छा करने वाला। परीक्षार्थी होता है परीक्षा की इच्छा रखने वाला। वैसे अभ्यर्थी किसी विशेष चीज की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी होता है अभ्यर्थी नहीं होता है। आगे देखो, नेक्स्ट आपका शब्द आता है पर्यटन, ठीक है। और पर्यटन का संदेश तो आपके पास परि प्लस अटन। अब अटन का मतलब होता है घूमना, भ्रमण करना। परि एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है चारों ओर, परिक्रमा हो गया, परिवार हो गया, ठीक है। इसी प्रकार पर्यावरण हो गया। तो वैसे आपका हो जाएगा पर्यटन। तो जो चारों ओर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, पर्यटन, जिसको इंग्लिश में टूरिज्म बोलते हैं। यहाँ पे वापस से ई और ये ए, और ये बन जाएगा आपके कंप्लीट ये, और ये सब बनेगा। देखो ये पहले लिख दिया ये लिख दिया। अब ये जो आधा बच गया ना, ये घूम के कहाँ चला गया, इधर, और ये बन गया पर्यटन। इस प्रकार से बना है पर्यटन। तो परि प्लस अटन से संधि होकर के यण संधि का उदाहरण है, और ये बन गया पर्यटन। ठीक वैसे ही अटन शब्द से एक शब्द और आता है देशाटन। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें आता है डायलॉग ये कि देशाटन के लिए निकलो। तो देश प्लस अटन, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो मिलकर क्या बन गया आ, और ये हो गया देशाटन। देश में घूमना उसको बोलते हैं देशाटन, और पर्यटन यानी कि चारों तरफ घूमना उसको बोलते हैं पर्यटन, और घूमने वाले को बोलते हैं पर्यटक, ठीक है। आगे बात करते हैं शब्द, नेक्स्ट आपका आता है पर्यंक। अगला शब्द है पर्यंक, और पर्यंक का देखो कैसे होगा, इसका संदेशित होगा परि प्लस अंक, और ये वापस से इसी नियम अनुसार यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है, तो ये मिलकर क्या हो गया कंप्लीट। ये बता दिया कि किस प्रकार से हुआ है। और अब ये जो र है ये स्वर रहित होकर के किधर चला गया, ऊपर, और ये शब्द हो गया आपके पास है। देखो ये पै का पै लिख दिया, ये बन गया, और ये वाला कहाँ चला गया ऊपर, और ये हो गया पर्यंक। जब पर्यंक किसको बोलते हैं, पर्यंक बोलते हैं पलंग, ठीक है। ये आपका तत्सम शब्द है, और ये क्या है, तद्भव शब्द है। अब परि उपसर्ग, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। अंक, अंक के दो तीन अर्थ होते हैं, अर्थ तो खूब सारे होते हैं, मुझे दो तीन याद है। एक तो गोद होता है, एक आपका चिन्ह होता है, और एक कोई भी अंक जो गिनती का 1 2 3 4 जैसे अंक गिनती होती है अर्थमेटिक, वैसे एक होता है गोद। यहाँ पे गोद का अर्थ आएगा इस अंक का मतलब, यानी कि ऐसी चीज जो हमको चारों ओर से गोद मिले उसको क्या बोलते हैं अपन, पर्यंक। और पर्यंक का तद्भव शब्द होता है पलंग। चिन्ह वाले अर्थ की बात करें तो जैसे कि आपके शशांक होता है, ठीक है, शश यानी खरगोश, अंक यानी चिन्ह, जिसके खरगोश का चिन्ह दिखता है, वैसे ही एक होता है आपका मृगांक। शशांक, मृगांक, ये किसके उदाहरण है, ये आपके चांद के पर्यायवाची हैं, और ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है। और इसमें जो अंक आया है उस अंक का मतलब होता है चिन्ह। यहाँ पे जो अंक आया इसका मतलब होता है गोद, ठीक है। ये हो गया आपका पर्यंक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द है ये वाला प्रत्यपकार। मैंने लिखा प्रत्यपकार, ठीक है। यहाँ से देखना, ये हो गया आपका प्रति, इसमें उपसर्ग है, और ये शब्द लिखा मैंने अपकार, ठीक है। यहाँ पे ई और यहाँ पे ए मिलके बन गया पूरा ये तय स्वर रहित हो गया। तो स्वर रहित होते इसको आधा लिखना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने प्र का तो प्र लिख दिया, और ये तय मैंने आधा लिख दिया स्वर रहित करके, और ई और ए मिलके ये बन गया, और प्रत्यप कार्य, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ में आएगी शब्द का निर्माण कैसे हुआ, प्रति प्लस अपकार मिलके प्रत्यपकार, ठीक है। दूसरी चीज, ये शब्द है आपके पास अपकार। अपकार का मतलब बुराई होता है, उपकार का मतलब भलाई होती है। ये होता है आपका उपकार। और एक शब्द है आपके पास
अपकार। ध्यान से सुनना, कार का मतलब होता है काम, कार्य। यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है जो आपके नकारात्मक या बुरा अर्थ देने में काम आता है, जैसे कि अपशगुन, अपशब्द, ठीक है। वैसे ही अपकार, बुराई। अब कोई आपका बुरा कर दे और आप उसका फिर बुरा करने जा रहे हो, ठीक है। बुरा करने के बदले की गई वापस से बुरा काम, उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। एक बार किसी ने आपका बुरा कर दिया, आप फिर उसका बुरा करने जा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। और ठीक ऐसे ही एक शब्द बनता है प्रत्युपकार, ठीक है। और ये भी इसी यण संधि का उदाहरण है, ये बनेगा आपके प्रति प्लस उपकार। भाई किसी ने आपके ऊपर उपकार किया और आप भी उसके लिए वैसा ही कुछ उपकार करना चाहते हो, उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। यानी कि उपकार के बदले किया गया उपकार वो होता है प्रत्युपकार, और अपकार यानी कि बुराई के बदले की गई बुराई उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द का भी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके ये प्रति वाला उपसर्ग वाला भी है, और ये अपकार और अपकार, ठीक है। इसके अंदर आपके जैसे विमोचन चलता है ना, वो वाला भी है। तो प्रत्युपकार का संयोजित हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नेक्स्ट शब्द चलता है व्यक्ति, ठीक है। ये शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति का संयोजित होगा आपका वी प्लस अक्ति, ठीक है। यहाँ पे ई और ए मिलके तो हो गया ये, ठीक है। और इसको मैंने ऐसा वैसा लिख दिया। अब ये जो वह है ये स्वरित होगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब अक्ति का मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट होना। वी एक उपसर्ग है जिसका मतलब क्या होता है? विशेष। जिसका मतलब विशेष होता है, यानी जो विशेष रूप से प्रकट होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यक्ति। इसी प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनती है। व्यक्ति यानी कि जैसे कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, सब अलग अलग प्रकार के बने होते हैं, कोई एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। इस प्रकार से ये हो गया व्यक्ति का। अब बात करते हैं पर्याप्त का। तो पर्याप्त शब्द में इसका संयोजित होगा परि प्लस आप। अब ध्यान देने वाली चीज है, ये ई है और ये क्या है? आ। जो मैंने शुरू में समझा था उसी को वापस से थोड़ा डीपली रिपीट कर रहा हूँ। ये वाला ई है, ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है, सो रहे थे। और ये क्या है इसमें? आ। जैसे ये दोनों जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट या, ठीक है। ये मैंने पै का पै लिख दिया। अब ये वाला रह है, जो ये वाला रह, ये स्वरहित होकर के ऊपर चला गया, ये लिख दिया या, और ये ऐसा वैसा, ठीक है। पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है, जिसको इनफ बोलते हैं इंग्लिश में। तो परि प्लस आप्त, ये मिला के यण संधि का उदाहरण क्या बन गया? पर्याप्त बन गया। आगे आपका शब्द है पर्यावरण। और पर्यावरण का संधिविच्छेद बनेगा परि प्लस आवरण, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या है? परि एक उपसर्ग है। तो देखो आप यहाँ पे ये अभी उपसर्ग था, यहाँ पे ये शब्द है, यहाँ पे परि उपसर्ग, यहाँ परि उपसर्ग, और यहाँ पे प्रति उपसर्ग, यहाँ पे वी उपसर्ग था, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया? परि, और फिर यहाँ भी परि। तो इस प्रकार से इस यण संधि के अंदर अपन उपसर्ग भी क्लियर कर पाते हैं। और यण संधि की पहचान करने का तरीका देखो, आपको शब्द के बीच में ये आधे ये मिलेगा शब्द, देखो सब जगह आधे आधे है ना। यहाँ पे ये र ऊपर चले गया, आधा हो गया, ये र ऊपर चले गया। तो इसका हो गया आपका पर्यावरण शब्द है, जिसका परि प्लस आवरण, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे आ, मिलकर ये क्या बन गया? वापस से या। ये शब्द बन गया आपका पर्यावरण। आगे चलते हैं। आगे बहुत अच्छा शब्द आने वाला है आपके पास से, अध्यादेश। अध्यादेश। पहले अपन पढ़ते हैं इसको संधि की दृष्टि से, क्यों इंपोर्टेंट है, इसलिए देखो इसका संधि विच्छेद बनेगा अधि प्लस आदेश। यहाँ पे ई, यहाँ पे आ, मिलके ये तो बन गया या। और ये ए लिख दिया, ये जो ध है ये स्वरहित हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधा। अध्या, ये देश का देश। पहली चीज तो अध्यादेश शब्द की संधि विच्छेद समझ में आएगी। सेकंड चीज, अब क्वेश्चन उपसर्गी की दृष्टि से इंपोर्टेंट है,
कि अध्यादेश के अंदर कितने उपसर्ग हैं। तो अब अध्यादेश शब्द को अगर आप जब टुकड़े करोगे तो इसके अंदर से निकल के आएगा एक तो उपसर्ग आपके अधि, एक उपसर्ग आपके पास आ, और ये है मूल शब्द देश। देश शब्द के आ लगा तो आदेश बना, और उसके अधि लगा दिया तो क्या बन गया, अध्यादेश। देश शब्द से खूब सारे ये उपसर्ग लगा के बनाते हैं, जैसे कि प्रदेश, विदेश, और परिदेश हो गया, आदेश हो गया, ठीक है वैसे। और अध्यादेश आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है, एक निश्चित समय तक ये लागू होने वाला आदेश। निश्चित समय तक लागू होने वाले आदेश को क्या बोला जाता है, अध्यादेश, ठीक है। तो इस प्रकार से सब बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बात करते हैं उपर्युक्त। ये आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक्चुअल में शब्द ये है उपर्युक्त, और अपन सब अधिकतर सबके सब गलत लिखते हैं, ये लिख के आते हैं उपरोक्त। ऑप्शन आते हैं ना, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त शब्द गलत है, सही शब्द है उपर्युक्त है। क्यों सही है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये होता है ऊपरी, ठीक है, और ये है उक्त। यहाँ पे ई, यहाँ पे उ, ये दोनों मिलके बन गए क्या, यू, और शब्द बन गया आपके पास उ प ये, और ये ऊपर चले गया उपर्युक्त। यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर जो कहा हुआ है वो सब का सब, ठीक है। उक्त का मतलब होता है कथन, उक्त से बना है उक्ति, ठीक है, जैसे लोकोक्ति वैसे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऊपरी बल से उक्त, और ये बन जाएगा ऊपरी युक्त। ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है। तो इस प्रकार से आप संधि से शब्द शुद्धि भी सीख सकते हो। और शब्द शुद्धि मतलब रटने का विषय थोड़ी है कि आप शब्दों को रटते जाओ। अगर आप शब्दों का निर्माण समझ गए कि किस प्रकार शब्द बन रहे हैं, तो आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से नियम के अनुसार शब्दों को बना सकते हो कि सही है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपके शब्द आता है पर्यूषण। ये शब्द लिखा मैंने पर्यूषण, और इसका संधिविच्छेद होगा आपके परि प्लस उषण, ठीक है। तो यहाँ पे ई और ये उ यू मिलके बन, ये उ मिलके बन गया यू, और ये देखो ये पहले लिख दिया, और ये वाला तो ऊपर चल गया शयन, पर्यूषण, ठीक। आगे शब्द लेते हैं अपन अभ्युदय। अभ्युदय, इसका संधिविच्छेद होगा, यहाँ पे अभी उपसर्ग है, शब्द बनेगा आपके पास अभी प्लस उदय। यहाँ पे ई है, यहाँ पे उ है, और ये दोनों मिल करके बन गए यू। अब ये जो भय है ये स्वर रहित हो जाएगा, आपके हो जाएगा आधा, और यहाँ पे लिख दिया ए का ए, और ये वाला शब्द ऐसा कैसा। अब इस प्रकार से अगर आपको पता चल गया है कि शब्द की रचना कैसे बन रही है, संधि के नियम के अनुसार हो रहा है सब काम, तो आप कतई नहीं भूलोगे इसको। और ऐसे तो फिर आप शब्दों को रटते रहो, सब तो खूब सारे। अगला बात पे चलता है प्रत्येक। अब प्रत्येक का संधिविच्छेद होगा प्रति प्लस एक, यहाँ पे ई, यहाँ पे ए मिलके ये बन गया आपका ये। अब ये तय स्वर रहित हो जाएगा, ये लग गया, ये प्र का प्र लिख दिया, और ये क का क, ये सब बन गया प्रत्येक। यानी कि हर एक को, प्रत्येक के अंदर आपके अविभाव समास भी है, प्रत्येक के अंदर प्रति उपसर्ग भी है, और प्रत्येक के अंदर आपके यण संधि भी है, ठीक है। आगे शब्द लेते हैं व्याकरण। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द से अपन कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी अपने को, ठीक है। सबसे पहली चीज ये संधि की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका संयोजित करके देखते हैं अपन। इसमें यण संधि है, ये है आपके वी प्लस आकरण, ठीक है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे आ है, तो ये मिलके क्या बन गया या, ये करण का करण, ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये जो व है ये स्वर रहित हो जाएगा, और ये क्या बन गया व्याकरण। पहली चीज क्लियर। व्याकरण के अंदर दो उपसर्ग है, वी प्लस आ प्लस करण, ये उसके संधिविच्छेद हो गया। यहाँ पे एक उपसर्ग और दो उपसर्ग। उपसर्ग की दृष्टि से इंपोर्टेंट वो बता दिया, संधि की दृष्टि से इंपोर्टेंट वो भी बता दिया। तीसरे चलते हैं अपन इसको शब्द वाक्य शुद्धि की दृष्टि से, ठीक है। व्याकरण शब्द है जो आपके पुल्लिंग है,
ठीक है। वाक्य शुद्धि में कैसे आता है, जैसे कि राम को व्याकरण आती है। अब ये आपके वाक्य शुद्धि के अंदर क्वेश्चन दे दिया कि राम को व्याकरण आती है। अब ये शब्द, ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो अब अपने को पता रहना चाहिए कि व्याकरण शब्द आपके पुल्लिंग में काम आता है, स्त्रीलिंग नहीं होता। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि राम को व्याकरण आता है, आती नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है, जैसे अर्थशास्त्र होता है, नीति शास्त्र होता है, वैसे ये क्या है, व्याकरण, ये अपने आप में शब्द है। तो राम को व्याकरण आता है, ये सही रहेगा। फिर एक चलते हैं अपने नेक्स्ट, ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है वैयाकरण। वैयाकरण क्या होता है, व्याकरण का ज्ञाता। जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसको क्या बोलेंगे, वैयाकरण। तो वैयाकरण एकल शब्द यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए पूछा जाने वाला शब्द है कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, वैयाकरण। सेकंड चीज, व्याकरण पुल्लिंग शब्द है, उसको व्याकरण आती है, ये सेंटेंस गलत है, उसको व्याकरण आता है, ये सही है। व्याकरण के अंदर यण संधि है, वी प्लस आकरण, और व्याकरण के अंदर उपसर्ग की दृष्टि से उसमें दो उपसर्ग हैं, एक तो वी और एक आ, ठीक है, करण शब्द है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपका शब्द आता है, उसका नाम है सख्यागमन। अब ये अटपटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन जब इसको आप तोड़ के पढ़ोगे, संदीप से करके पढ़ोगे तो मजा आएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये शब्द है सखी प्लस आगमन। सखी का आगमन, यहाँ पे है बड़ी ई, और बड़ी ई के बाद अगर स्वर स्वर आ रहा है आ, तो ये दोनों मिल करके बन गए या, ठीक है। ये स्वर रहित हो गया ख, ये स का स लिख दिया, और ये ग म, समझे, ठीक है। वो क्या, सख्यागमन, यानी कि सखी प्लस आगमन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका शब्द है स्वच्छ। स्वच्छ, ये शब्द हो जाएगा आपके, देखो इसमें संदीप छेद, सु प्लस, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है उ, सही, और उ के बाद यहाँ पे है ए समान स्वर ए, तो उ का तो बन गया क्या, व, ठीक है, और ये ए का ए इसके पीछे लग गया, तो अब ये व स्वर रहित है, जिसमें ऐसे ही ये ए जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, पूरा व बन गया, और ये बन जाएगा स्वच्छ। अब देखो ये स स्वर रहित हो गया, ये व लिख दिया, और ये आधा से और ये स्वच्छ, हो जाएगा स्वच्छ। स्वच्छ के अंदर सु उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है अच्छा, जैसे कि सुविचार, सुपुत्र, ठीक है, सुयोग, वैसे स्वच्छ। नेक्स्ट आता है स्वस्ति। ये शब्द आपके पास स्वस्ति, और इसका संयोजित होगा सु प्लस अस्ति, ठीक है। वापस से ये है उ, ये है ए, ये दोनों मिलकर के बन गया आपके व, जो भी पहले वाले उदाहरण में बताया था ठीक वैसे ही। और ये शब्द आपके, ये अक्षर हो गया स्वर रहित से, और ये ऐसा ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब स्वस्ति का मतलब क्या होता है, सु यानी अच्छा, और अस्ति का मतलब होता है। एक होता है हस्ती, हाथी, एक होता है अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डियां। तो जो अच्छा है उसको क्या बोलते हैं, स्वस्ति। और इसी से मिलता जुलता शब्द एक और है, जो आपके शब्द शुद्धि में कई बार आया हुआ है, और ये शब्द है स्वस्ति प्लस क। ये स्वस्तिक शब्द सही है, यहाँ पे केवल क प्रत्यय है, स्वस्ति करने वाला, जो अच्छा है, जो अच्छा है उसके लिए है ना। और ये जो शब्द है स्वास्तिक, स्वास्तिक शब्द गलत है, कई जगह स्वास्तिक लिखा रहता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे एक प्रत्यय है और एक प्रत्यय के प्रभाव से इसको आ कर देते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता। ध्यान रखना चाहिए वैसे भी भाई, ये स्वस्ति है, यहाँ पे सु प्लस अस्ति का संधि हो रहा है, यण संधि का उदाहरण है, और यहाँ पे केवल क प्रत्यय लगा हुआ है, सिंपल। और कई बार जब प्रत्ययों का ध्यान नहीं रहता तो गलती कर देते, जैसे कि एक उदाहरण और लिखता हूँ मैं, ये वैसे मैंने कई बार दे दिया, राजनैतिक। अब ये शब्द क्या है, ये गलत है,
क्योंकि लोग एक प्रत्यय समझते हैं, जबकि एक्चुअल में शब्द है राजनीतिक, यानी कि राजनीति प्लस से क्या, राजनीति करने वाला, उसको बोलते हैं राजनीतिक। ये राजनीतिक, यहाँ पे एक प्रत्यय बिल्कुल ही नहीं है, तो ये शब्द गलत, ये शब्द सही है, ये शब्द गलत हो गया, ये शब्द सही है। स्वस्तिक बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका शब्द है अन्वीक्षा, तो ये शब्द होगा अनु प्लस ईक्षा। ठीक है, यहाँ पे उ है, यहाँ पे क्या है ई, और ये मिल करके क्या बन गया वी। ठीक है, और ये न है जो स्वर रहित हो गया, ये ऐसा कैसा, और ये इनमें तो क्वेश्चन थी नहीं, ऐसा कैसा लिख दिया, ये शब्द बन गया आपका अन्वीक्षा। आगे चलते हैं। वध्वागमन, वध्वागमन, इसका सदिशुद्ध होगा वधु प्लस आगमन। यहाँ पे है बड़ा उ और यहाँ पे क्या है आ, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे वाह। ये जो ध है ये क्या रह जाएगा आपका स्वर है, तो क्या था, और ये व का व लिख दिया, और ये गमन। ठीक है, यानी कि वधु का आगमन, वधु का प्रवेश होना, वधु का आना, उसको क्या बोलेंगे, उसको वध्वागमन बोलेंगे। और ये शब्द ध्यान रखना, ये होता है वधु, ये सही है। ठीक है, ये वाला तो शब्द सही है, और ये जो शब्द है वधु, ये शब्द गलत है। ओके, चलो अगला उदाहरण लेते हैं पढ़े। पितृनुमति। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये शब्द बना है एक्चुअल में पितृ प्लस अनुमति से। अब यहाँ पे ये है री, क्या है ये री है, और यहाँ पे क्या है ए। नियम के अनुसार से अगर री के बाद ए समास हो रहा है तो री बनेगा आपका र, जिसके हलंत होगा, और उस र के अंदर अगर आपके ये ए हो गया तो ये कंप्लीट हो गया र। इसका चीज क्लियर। अब ये जो तय है ये आधा हो गया, देखो ये पी का तो पी लिख दिया। अब ये जो तय है ये स्वर रहित हो गया ना। अब जब स्वर रहित तय के अंदर आप र मिलाओगे तो ये हो जाएगा त्रय, और त्रय बनेंगे ऐसे। त्रय संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, श्रय, त्रय, क्षय और ज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया पी, और ये त्रय, ये नु मैं ती, पितृनुमति। ठीक है, तो ये पितृ प्लस अनुमति है। ध्यान रखना, पितृ नहीं होता, पितृ होता है, जिसका मतलब होता है पिता। और इंग्लिश के अंदर आता ना पेट्रिसाइड, पिता की हत्या करने वाला पेट्रिसाइड। तो इंग्लिश का शब्द पेट्री अपने संस्कृत के पितृ से बना है, जिसका मतलब होता है पिता। आगे बढ़ते हैं। मात्राज्ञा, और ये शब्द आपके पास मात्राज्ञा, यानी कि मातृ प्लस आज्ञा। यहाँ पे ये है री, और री के बाद वापस से आ गया, तो ये बन गया आपके पास त्रा। ये मा, त्रा और ज्ञा। कैसे बना वापस बताऊं। ये वाला री तो हो गया र के अंदर, और ये वाला क्या हो जाएगा आ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा रा। और इसके अंदर वापस ये स्वर रहित तय मिलाओगे, तय प्लस रा करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये त्रा हो जाएगा, और ये शब्द मिलेगा आपका मात्राज्ञा। लास्ट आखिरी शब्द है आपके पास पितृपदेश। ठीक है, एक शब्द मैं लिखता हूं और एक शब्द लिखता हूं आपके पास पित्रोपदेश। ठीक है, अब ये शब्द गलत है, ये शब्द सही है। क्यों सही है, क्योंकि बताओ ये पितृ प्लस उपदेश है। ठीक है, और ये री और ये ओ मिलके रो बनता है, और ये आधा तय है, और ये तय और रो मिलके बनता है त्रु। तो ये होता है पितृपदेश। समझ में आया, ये पितृपदेश हो गया।
जबकि पित्रोपदेश ये शब्द गलत है, ये वाला सही है। हाँ, जैसे कि ये होता है मित्र प्लस उपदेश चलता है, मित्र प्लस उपदेश। तो यहाँ पे मित्र है, ये एक्चुअल मित्र है, यहाँ पे त्रि है, तो ये तो ए और उ मिलके गुण संधि का उदाहरण हो गया ये तो, ठीक है। तो ये तो पित्रोपदेश होता है, लेकिन ये क्या बनेगा, ये बनेगा पितृपदेश, पितृपदेश नहीं बनेगा। इस प्रकार से अपन ने ये पढ़ा यण संधि का। अब मैं एक शब्द लिखता हूँ, 2 शब्द, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी संधि है। एक तो शब्द लिखा मैंने यहाँ पे स्वागत, स्वागत में कौन सी संधि है वो बताना है और संधि विच्छेद करके बताना है पहला। और दूसरा आपको बताना है स्वाभिमान, ठीक है, स्वाभिमान और स्वागत। इन दोनों शब्दों के अंदर आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। वीडियो को पूरा देखना, और ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका कमेंट में आंसर देना मत भूलना, ठीक है। और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर करना। ओके, जय हिंद।